नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड बजट 2025-26। इस बार का उत्तराखंड बजट पेश किया जा चुका है और इसके बारे में हम यहाँ पर आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं उत्तराखंड बजट 2025-26। उत्तराखंड का बजट, अगर हम संविधान के बारे में बात करें तो संविधान में बजट के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? तो संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है संविधान में बजट के लिए। बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये संविधान बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। तो अनुच्छेद 112 कहता है, तो 112 के तहत प्रतिवर्ष सरकार संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है और जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। तो बजट के नाम से जानते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनुच्छेद 102 के 2 कहता है, ये बताता है कि राज्यपाल को हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं बजट। तो बजट में 3 साल के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन कौन से 3 साल होते हैं? एक होता है पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े, दूसरा है चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े और तीसरा होता है अगले वित्तीय वर्ष के आंकड़े। जैसे हम इस बार 2025-26 का बजट पेश किया गया है, तो इस बार हम इसके बारे में बात करें तो यह है अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक एस्टिमेट किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है। तो 2025-26 हो गया। एक जो चालू वित्तीय वर्ष है, जैसे इस बार है 2024-25, तो 2024-25 के आंकड़े इसमें होंगे। और एक जो पिछले वित्तीय वर्ष जो कि पूरा हो चुका है अर्थात 2023 और 24 के आंकड़े इसमें होंगे। दूसरा है 2024 और 25 के आंकड़े होंगे और 2025 और 26 जो कि बजट पेश किया गया है, ये अगले वित्तीय वर्ष के आंकड़े इसमें दिखाए गए होंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो बजट को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है। यहाँ पर हम डिटेल में जान रहे हैं बजट के बारे में, पूरी हिस्ट्री से लेके और जो इस बार का बजट है पूरा इसके बारे में। उत्तराखंड में पहली बार जो बजट है ये 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। और उत्तराखंड में जो निर्वाचित सरकार थी, तो निर्वाचित सरकार का जो पहला बजट था ये 2002-3 में नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था। अब बात करते हैं इस बार के बजट की। तो हो गया कि बजट का इतिहास उत्तराखंड का क्या था, पहला कब हुआ और निर्वाचित सरकार का पहला बजट कब था। अब इस बार की बात करते हैं। इस बार जो बजट का आकार है, बजट का जो साइज है, तो आकार कितना है बजट का? 1,01,175.33 करोड़ रुपया। और यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.38% की वृद्धि हुई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार के बजट में। और ये पहली बार है, ये खास पॉइंट है, ये पहली बार है जब उत्तराखंड का बजट 1 लाख पार पहुंच गया है। तो इस बार बजट कितना है? 1,01,175.33 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं, अब देखो जो बजट में क्या होता है, बजट में होता है खर्चा पानी, कितना खर्च हो रहा है और कितना प्राप्त हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है और प्राप्त कितना हो रहा है, इसी के बारे में बात की जाती है। कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है और कितना जा रहा है, कितना सरकार ने खर्च किया है और कहाँ कहाँ खर्च किया है, ये सारा जो डेटा रहता है यही बजट पेश करता है कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार क्या क्या करने वाली है, कहाँ से सरकार का पैसा आएगा और कहाँ जाएगा। तो मोटा मोटा तो यही है बजट में। अब बात करते हैं व्यय के बारे में। जो है एक्सपेंडिचर, व्यय क्या होगा? व्यय पहला है राजस्व व्यय, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा सरकार का इस वित्तीय वर्ष में अर्थात 2025-26 जो ये आने वाला है, जिसके लिए बजट पेश किया गया है, तो 59,954.65 करोड़ रुपए जो पूंजीगत व्यय होगा अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये होगा 41,220.68 करोड़ रुपया। कुल व्यय क्या होगा? कुल व्यय होता है जो बजट का आकार है। बजट का आकार मतलब जो कुल कितना खर्चा होने वाला है वही बजट का आकार होता है। तो राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात टोटल जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, कुल व्यय जो कि बजट का आकार है 1,01,175.33 करोड़ रुपए। अब इसमें जो कुछ टर्म्स आ रही है इसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, राजस्व व्यय होता क्या है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। जब हम इन टॉपिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये शब्द भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्व व्यय क्या होता है? तो ये सरकार का ऐसा खर्चा होता है, व्यय का मतलब है खर्चा, तो सरकार का ऐसा खर्चा है जिससे न तो कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है, कोई जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका विस्तार से कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, और ना ही फ्यूचर के लिए कोई भी इनकम जनरेट हो रही है सरकार के पास। इसमें क्या होता है? इसमें वो सभी सरकारी खर्चे आ जाते हैं, विभागीय खर्चे, जैसे सैलरी हो गई, सब्सिडी हो गई, जो सरकार ने सैलरी दी तो ये खर्च हो गया, इससे फ्यूचर से कोई इनकम जनरेट नहीं होने वाली। सब्सिडी दे दी सरकार ने तो इससे
सरकार का आय में कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ये सरकार का खर्च हो चुका है। दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये ऐसा खर्चा होता है जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होता है और फ्यूचर के लिए कोई इनकम जनरेट होती है इससे। ऐसा ये व्यय है, ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में कोई ना कोई इनकम जरूर प्रदान करेगी। जैसे कोई उद्योग धंधा, सरकार ने उद्योग धंधों में खर्च कर दिया, जैसे अस्पताल में खर्च कर दिया, सड़क बनाने में खर्च कर दिया, स्कूल बनाने में खर्च कर दिया, तो यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे सरकार को कुछ ना कुछ फ्यूचर में आय होने वाली है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया खर्चे के बारे में। फिर आता है बात प्राप्तियां, रिसिप्ट, प्राप्तियां जो सरकार के पास आया है, जो आया है, इनकमिंग क्या हुई है? तो इनकमिंग क्या हुई है? राजस्व प्राप्तियां जो हुई है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो हुई है, वो होगी, मतलब ये होगी, मतलब इस वित्तीय वर्ष, जो आने वाला वित्तीय वर्ष है जिसके लिए बजट पेश किया गया है, इस बार ये सब क्या किया गया है? प्रेडिक्ट किया गया है। इतना, ये अनुमान लगाया गया कि इतना होगा, लगभग कितना होगा? 62,540.54 करोड़ रुपया। पूंजीगत जो प्राप्तियां होगी, कैपिटल रिसिप्ट जो होगी, 38,494.21 करोड़ रुपया। कुल प्राप्तियां जो होगी टोटल हो जाएगी 1,01,034.75 करोड़ रुपया। अब बात करते हैं जो आय हो रही है, राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? तो ये सरकार की ऐसी आय है, ये कैसी आय है जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी, जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी अर्थात कोई भी दायित्व तो सरकार पर नहीं आ रहा है, कोई भी लाइबिलिटी सरकार के ऊपर नहीं हो रही है, ऐसी ये ऐसी इनकम है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास पैसा तो आता है, परंतु उसे सरकार, अर्थात सरकार को कुछ भी वापस नहीं करना है। अब ये क्या होता है? जैसे टैक्स, जो टैक्स होता है, ये राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब टैक्स में क्या हुआ कि सरकार के पास टैक्स तो आ गया, लेकिन सरकार को भी वापस नहीं करना है। ये सरकार की ऐसी इनकम है जिसमें सरकार को वापस कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, ये सरकार के पास आ गया। ठीक है। अब इसमें टैक्स में क्या होगा? जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, या इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिसमें जैसे इनकम टैक्स होता है, जीएसटी लगता है। ठीक है, आप सड़क पे चलते हैं आपको टोल टैक्स लगता है, आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो उसमें भी जीएसटी लगता ही है। तो ये जो टैक्स है, ये सरकार के पास आता है और सरकार के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, सरकार के ऊपर कोई भार नहीं है कि भाई इसको वापस देना पड़ेगा, इसका ब्याज लगेगा, ऐसा कुछ भी सरकार के ऊपर कोई भी भार नहीं होता है। दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, जो कि है 38,494.21 करोड़ रुपए। और इसमें सरकार पर क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। इसमें सरकार पर क्या है? जो लाइबिलिटी है वो होती है। ठीक है। और फ्यूचर में सरकार को ये वापस इसका क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है, मतलब ये वापस देना पड़ता है। जो पूंजीगत, जो कैपिटल रिसिप्ट है, इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया सब आपका डेट, डेट अर्थात ऋण, ये ऋण है। अब सरकार ने ऋण ले लिया, ठीक है, सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार ने ऋण ले लिया, कहीं से भी लिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान्य लोगों से लिया, बैंक से लिया, तो सरकार के पास ऋण आ गया। और अब वापस सरकार को क्या, फ्यूचर में इस ऋण को तो वापस करना पड़ेगा, कर्जा है तो कर्जा सरकार को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, साथ में कर्जे का ब्याज भी वापस देना होगा। तो ये क्या हो रहा है? सरकार के ऊपर भार हो रहा है। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हो गई। ठीक है दोस्तों, इतना वो समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बजट में। तो जो 2025-26 का बजट है, इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था में जो निधि का प्रभाव, अर्थात पैसों का जो प्रवाह है, कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है, तो रुपया कहाँ से आता है, इसके बारे में देखते हैं। तो इस बार 2025-26 के जो बजट में है, रुपया आता है, कहाँ से आता है, कितना रुपए कहाँ कहाँ से आता है? तो इसमें आप देख सकते हैं 29.38% जो रुपया है, ये स्वयं का कर है, राजस्व कर है। स्वयं का कर, जो राजस्व कर है 29.3, मतलब 100% में से 29.38% जो रुपया है, ये स्वयं का कर है। 19.46% जो रुपया है, ये केंद्रीय करों से राज्य, जो केंद्रीय कर, केंद्र सरकार जो कर लेती है, तो राज्य का जो अंश है उसमें वो कितना है? 29.46। अगर 1 रुपए आता है तो 29.46% कहां से आता है? केंद्रीय करों से आता है। करेतर राजस्व ये आता है 5.38%। ठीक है। फिर है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान, जो केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान होता है, ये आता है सरकार के पास, कितना आएगा? 22.30%। फिर लोक लेखा सुध आएगा 0.24%। और फिर आएगा ऋणों एवं अग्रिम की जो वसूली होगी 0.003%। और जो लोक ऋण होता है, जो सरकार ने कर्जा ले रखा है, वो है कर्जा लेगी सरकार 23.21%। तो 23.21% लोक ऋण से आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाले हैं। अब इसमें कई बार पूछता है क्रम के कहाँ से रुपए आने का क्रम क्या है? तो क्रम क्या है? तो स्वयं का कर राजस्व सबसे ज्यादा आएगा, स्वयं का जो कर है सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार का स्वयं का कर जो राजस्व है वो सबसे ज्यादा आएगा 29.38%। फिर आएगा लोक ऋण 23.21%। फिर आएगा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 22.30%। और केंद्रीय करों में राज्यांश 19.46%। अब बात करते हैं, ये तो हुआ कि रुपया कहाँ से आएगा।
फिर रुपए जाता जाएगा कहाँ? तो कहाँ जाता है? 23.98, 23.98, 23.98% जो रुपया है वो वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में, वेतन देना है सरकार को, भत्ता देना है, मजदूरी देना है, ये सारी चीजों में 23.98% रुपए जाएगा। निवेश और ऋण में 9.11% जाएगा। सहायक अनुदान या अंशदान या राज्य सहायता में 6.31% रुपए जाएगा। ब्याज अथवा लाभांश में जाएगा 8.56, इतना तो सरकार को ब्याज देना पड़ेगा। फिर आता है वृहद निर्माण कार्य अथवा लघु निर्माण कार्य में जाएगा 10.94%। अन्य जो खर्चे हैं ये हैं, अन्य खर्चों में बहुत सारे खर्च आते हैं सरकार के, तो 28.97% अन्य खर्चों में जाता है। और पेंशन में जाता है 12.13%। अब इसमें बात करें कि रुपए जाने का जो क्रम है, तो सबसे ज्यादा है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में 23.98%। अब इसमें हम अन्य की बात नहीं करेंगे क्योंकि अन्य में तो बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो सबसे ज्यादा अन्य है। ठीक है, तो अन्य में कोई विशेष कैटेगरी तो है नहीं, तो इसलिए रुपए जाने के क्रम में सबसे ज्यादा है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में 23.98%। फिर आ गया पेंशन में 12.13%, वृहद निर्माण कार्य अथवा लघु निर्माण कार्य में 10.94%, और निवेश ऋण में 9.11%। ये रुपए जाने का क्रम है। अब आगे बात करते हैं इस बार इस बजट में कुछ नया क्या था। तो इस बजट में जो कुछ नए शब्द देखने को मिले, तो ये बजट है नमो बजट। नमो एवं ज्ञान मॉडल पर आधारित बजट है, अथवा हम कह सकते हैं तो ये बजट कैसा है, नमो बजट अथवा ज्ञान बजट है। तो नमो एवं ज्ञान मॉडल पर आधारित है। तो अब देखते हैं नमो बजट और ज्ञान बजट क्या है। तो नमो बजट का मतलब क्या है इसमें? नमो बजट है, इसमें एन का मतलब है नवाचार, ए का मतलब है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का मतलब है महान विरासत, और ओ का मतलब है ओजस्वी मानव संसाधन। तो ये तो हो गया नमो बजट। अगर बात करें ज्ञान, जो शब्द इसमें प्रयोग किया गया ज्ञान बजट, तो ज्ञान में क्या हो गया? GYAN, ज्ञान में आ गया जी अर्थात गरीब कल्याण, वाई अर्थात यूथ युवा, ए अर्थात अन्नदाता, और एन मतलब नारी। तो ये शब्द इसमें प्रयोग किए गए नमो बजट और ज्ञान बजट, और इन शब्दों का क्या क्या मतलब है ये मैंने आपको इसमें बता दिया। जो नमो बजट है, नमो बजट में इसके अंतर्गत जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड ये है ना, इसमें नमो बजट में जो ए का मतलब है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, तो यही आत्मनिर्भर उत्तराखंड में सप्त ऋषि की अवधारणा दी गई है। ये शब्द प्रयोग किया गया है सप्त ऋषि। जो नमो बजट के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड है, इसमें सप्त ऋषि की अवधारणा दी गई है। अब ये सप्त ऋषि कौन कौन से, कौन है 7 ऋषि? तो ये सप्त ऋषि हैं, पहला है कृषि, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है संयोजकता, चौथा आयुष, पांचवा उद्योग, छठा है अवसंरचना, और सातवां है पर्यटन। तो ये है सप्त ऋषि। ठीक है, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। तो ये सप्तऋषि बताया गया है नमो बजट के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तराखंड में सप्तऋषि की अवधारणा दी गई है। अब इस बजट की कुछ विशेषताएं क्या है इस बार की? पहली विशेषता कि उत्तराखंड राज्य में ये पहली बार है, प्रथम बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आय व्यापक प्रस्तुत किया जा रहा है, अर्थात पहली बार जो बजट का आकार है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। तो ये इस बजट की प्रमुख विशेषता है। दूसरा है अवस्थापना निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में 14,763.13 करोड़ का प्राविधान किया जा रहा है। ये भी अब तक का सर्वाधिक है। ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 146 करोड़ रुपए दिया गया है। UIIDP फुल फॉर्म है उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। तो UIIDP को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु 168.33 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़, प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना जो शारदा कॉरिडोर है इसके लिए 10 करोड़, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ जो इलेक्ट्रिक बस होंगे, होमगार्ड कल्याण कोष रिवॉल्विंग फंड के लिए 1 करोड़, रेशम फेडरेशन के लिए 5 करोड़, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और स्प्रिंग एंड रिवर रेजुवेशन हेतु 125 करोड़, पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली भुगतान हेतु 490 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से संबंधित मुखबिरों के उत्साहवर्धन हेतु 10 लाख रुपए दिए गए हैं। भारतीय न्याय सहायता हेतु 20 करोड़ और जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ दिए गए। तो 16 कुछ प्रमुख बिंदु है इस बजट में। आगे जानते हैं उत्तराखंड बजट 2025-26 में GSDP के बारे में, GDP के बारे में। GSDP अर्थात GSDP हो गया ग्रोस स्टेट
डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अर्थात राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, स्टेट जीडीपी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, राज्य की जो जीडीपी है, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का थोड़ा पहले मतलब समझते हैं। जीडीपी अर्थात किसी राज्य अथवा देश, जिसके बारे में भी हम चर्चा करें, चाहे हम राज्य के बारे में करेंगे चर्चा तो राज्य के बारे में, और देश में तो देश, तो राज्य अथवा देश के जो भूभाग है, राज्य के बारे में है तो राज्य का जो भूभाग है, और देश के बारे में बात करें तो देश का जो भूभाग है। तो इस भूभाग में जो कुल जो प्रोडक्शन होता है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है, अर्थात उत्पादन होता है, जो इस सीमा, जो राज्य अथवा देश की सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है, वो उसी को ही हम बोलते हैं जीडीपी, अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और स्टेट में आ गए ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 2016-17 से लेकर 2025-26। इसमें आप देखेंगे लास्ट में देख लेंगे कि आर ई पी ई ए ई क्या है। तो आर ई का मतलब इसमें रिवाइज्ड एस्टिमेट, पी का मतलब है जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है, और एक है ए ई अर्थात एडवांस एस्टिमेट। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं आप। आर ई मतलब रिवाइज एस्टिमेट, मतलब हो गया संशोधित अनुमान, क्योंकि पुराना हो गया 2000, जैसे 2022-23 में, तो इसमें संशोधन कर दिया गया है कि अब इसमें एक्चुअल वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि जो बजट हम जिस साल के लिए पेश करते हैं, जिस वित्तीय वर्ष के लिए पेश करते हैं, हम प्रोजेक्टेड लेते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है कि ऐसा होगा। पी मतलब जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है, अनुमानित अनुमान है, और ए मतलब जो एडवांस, हम अग्रिम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 2016-17 से जो जीएसडीपी क्या था, जीडीपी क्या थी उत्तराखंड की, अब 2022-23 में था 2,92,000 के लगभग, 2023-24 में 3,32,000, 2024-25 में 3,78,000, और 2025-26 के लिए जो प्रोजेक्टेड की गई है 4,29,307.53 करोड़, ये प्रोजेक्टेड की गई है। तो 2022-23 में कितनी थी? 3,32,000 करोड़, और 2024-25 में 3,78,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, 2025-26 के लिए जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है, ये मैंने बता दिया आपको, 4,29,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सेवाओं में व्यय का जो प्रावधान है, तो यहां पर आपको पाई चार्ट दिख रहा है, तो इसमें आप देखेंगे 26,275.88 जो करोड़ है, ये किस में जाएगा? सामान्य सेवाओं में। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में जाएगा 27,719.32 करोड़, आर्थिक सेवाओं में जाएगा 16,754.51 करोड़, और स्थानीय निकायों को अनुदान जाएगा 3,968.07 करोड़। यह विभिन्न सेवाओं में जो व्यय का प्रावधान किया गया है इस बजट में। आगे बढ़ते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? वर्ष 2023-24 के बारे में बात करें, उत्तराखंड राज्य की थी 2,46,178 रुपए, उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय थी, और जो राष्ट्र की थी 1,84,205 रुपए। 2024-25 में जो अनुमानित है यह है 2,74,064 रुपए प्रति व्यक्ति आय, और राज्य देश की है 2,01,62 रुपया। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो उत्तराखंड में प्रतिशत वृद्धि हुई 11.33%, और राष्ट्र में हुई है 8.7% की वृद्धि। तो उत्तराखंड में यहाँ पर ज्यादा हुई है, पूरे देश की अपेक्षा 11.33% की वृद्धि हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था में देखते हैं क्षेत्रों का क्या योगदान है, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का क्या क्या योगदान है राज्य की अर्थव्यवस्था में। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.8%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 43.5%, और तृतीय क्षेत्र का योगदान है 46.7%। इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि इस बार का जो बजट है इसमें तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र है, इसका सबसे ज्यादा योगदान है राज्य की अर्थव्यवस्था में। लेकिन इससे पहले का जो बजट था 2024-25 का बजट था, उसमें द्वितीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान था। तो इस बार ये बदल चुका है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि तृतीय क्षेत्र का इस बार के बजट में, इस बार की जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है 46.7%। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा है तृतीय क्षेत्र का 46.7%, फिर है द्वितीय क्षेत्र का 43.5%, और फिर है प्राथमिक क्षेत्र का 9.83%। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते क्या हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को अक्सर हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं।
ये क्षेत्र कृषि से संबंधित है, तो ये कृषि से संबंधित क्षेत्र है, ये प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कृषि से संबंधित है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को, जो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें हम उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। इन्हें हम उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। इसमें आ गया कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया और मत्स्य पालन। ये सभी चीजें आती है प्राथमिक क्षेत्र में। फिर है द्वितीयक क्षेत्र, इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र हो गया अर्थात द्वितीयक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होते हैं, इन्हें हम कच्चे माल के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। कच्चे माल के रूप में द्वितीयक क्षेत्र में प्रयुक्त करते हैं। कच्चे माल के रूप में हम यहाँ पर क्या है, उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ गया, जैसे विनिर्माण हो गया, गैस हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, ये सारा किस क्षेत्र संबंध है, ये दूसरे क्षेत्र संबंध है। फिर आता है तृतीयक क्षेत्र, और इसे सेवा का क्षेत्र भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। अब ये सेवा क्षेत्र क्या होता है, जो सेवा क्षेत्र है, जो तृतीयक क्षेत्र है, इसमें ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। तो ये सेवा क्षेत्र अर्थात मतलब सेवा प्रदान करेगा किसे, इन दोनों, जो पहला और दूसरा क्षेत्र है, तो तीसरा क्षेत्र उसे सेवा प्रदान करेगा, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब सेवा क्या प्रदान करें, जिस प्रकार की भी, जो भी प्रकार की सेवा हो सकती है, हर प्रकार की कोई भी सेवा आती है तो वो सेवा क्षेत्र में होगा। जैसे परिवहन चाहिए, स्टोरेज चाहिए, संचार चाहिए, चिकित्सा चाहिए, होटल चाहिए, वित्तीय सेवाएं हो गई, या लोक प्रशासन हो गया, ये सभी की सभी सेवाएं क्या है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि सेवा है इसलिए सेवा क्षेत्र में आएगी। और ये सारी की सारी सेवाएं किसके लिए है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी, तो पिछले साल के बजट में इस पहल को शुरू किया गया था। पहल क्या है, इकोलॉजी के साथ साथ, पहली बार इस पहल को पिछले बजट में पेश किया गया था, इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी, और इस बार भी इसे आगे बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना, और स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चिताकरण करना। इसमें जो महत्वपूर्ण योजना या प्रावधान क्या किए गए, तो महत्वपूर्ण योजना और प्रावधान क्या किए गए इसमें, तो कैंपा योजना हेतु 395 करोड़ दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुबिनेशन प्राधिकरण अर्थात सारा के अंतर्गत दिए गए हैं 125 करोड़। सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ रुपया, और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर व संचालन हेतु 27.5 करोड़ रुपए दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस बार के बजट में जो प्रमुख क्षेत्रों में जो योजना में जो आवंटन किया गया है, प्रमुख क्षेत्रों में जो आवंटन किया गया है, तो क्या क्या है, पहला है गरीब कल्याण, मानव सेवा, नारायण सेवा। क्या क्या, किस किस प्रकार से इस क्षेत्र में आवंटन किया गया है, तो सामाजिक सुरक्षा हेतु 1811.66 करोड़ रुपया, विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु 918.92 करोड़ रुपया, अन्नपूर्ति योजना हेतु 600 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों में, तो ग्रामीण में है 207 और शहरी में है 54। ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदान दिया गया है 25 करोड़। परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए 40 करोड़ दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार सारी जो डिटेल है ये मैंने सभी इस पीडीएफ में दे रखी है, और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप हमारे से जुड़ जाइए। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जरदारी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा और वहां पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो भी किस किस योजना में कितना क्या है आवंटन क्या गया है, ये सभी इसमें दे रखा है। तो ये हर चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ये आपको कुछ कुछ जो मेन मेन चीजें इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे शिक्षा, जो युवाओं को सशक्त बनाने के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है 178.83 करोड़ रुपए दिया गया है। 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तो 59.41 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को सहायता हेतु 5.75 करोड़ रुपए दिया गया है। विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु 10 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, तो बहुत कुछ है। जैसे खेल महाकुंभ के आयोजन हेतु है 15 करोड़ दिया गया है। और क्या क्या दिया गया है, अन्नदाता के लिए प्राउड प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ रुपए। अब आपको जैसे जैसे इसमें आपको पता भी चलोगे क्या क्या योजनाएं उत्तराखंड राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो आप इन योजनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार इनके अंतर्गत से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे आपको ये पता भी लग जाती है कि भाई क्या क्या योजनाएं उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत चल रही है और क्या क्या हमको पढ़ना भी है। इसमें आप देख सकते हैं नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत नंदा गोरा योजना अंतर्गत लगभग 157 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना में 21.74 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना अंतर्गत लगभग 22.62 करोड़ रुपए दिए गए। वात्सल्य योजना अंतर्गत, महिला पोषण अंतर्गत, तो सभी के अंतर्गत
क्या क्या कितना कितना आवंटन किया गया, तो ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको इसमें दे रखी है। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।